नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। आइए अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो संगठन हैं जो राष्ट्रीय की सुरक्षा के लिए खतरा थे। नंबर 1, रिहैब इंडिया फाउंडेशन। नंबर 2, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। नंबर 3, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। नंबर 4, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5, नेशनल वुमेन फ्रंट जूनियर फ्रंट। नंबर 6, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन। नंबर 7, रिहैब फाउंडेशन। अब आपको बता देते कि इन संगठनों को क्यों प्रतिबंधित किया गया है। इन संगठनों का काम यही हुआ करता था कि 2 लाख नकद देकर हिंदुओं को मुस्लिम बनाना और अपने संगठनों में मुस्लिम बनाकर शामिल करना। सूत्रों के अनुसार पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बाय बाय पीएफआई। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी भी साझा की है। आपको बता दें कि पिछली कार्रवाई के बाद पीएफआई की पूरे देश में प्रदर्शन और आतंकी वारदात के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश थी। खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में अशांति फैलाने की तैयारी कर ली गई थी। इसे देखते हुए ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई। असम और महाराष्ट्र में 25-25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पीएफआई ने कहा, हमें निशाना बनाने की केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध को रोकने का यह प्रयास भर है और इस निरंकुश सत्ता में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। सरकार ने पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना है। सुरक्षा और जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि ये आखिरी चोट नहीं है, अभी असल पर्दा उठना और भी बाकी है। क्या पीएफआई विदेशी खुफिया एजेंसियों का मोहरा बन चुका था? इस संबंध में कई राज खुलने बाकी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जिस तरह से अपना मोहरा बनाया था, कुछ वैसे ही पीएफआई के तार भी वहां से जोड़ने का खुलासा हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन में कहा गया कि पीएफआई के फाउंडिंग मेंबर्स सिमी से जुड़े हैं। ये संगठन भारत में प्रतिबंधित है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसके साथ भी पीएफआई के संबंध बताए जाते हैं। इस संगठन पर भी बैन लगा है। दिल्ली पुलिस के पूर्व स्पेशल और ईडी के निदेशक रह चुके कर्नल सिंह मानते हैं कि पीएफआई की गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। जांच एजेंसियों को इस बाबत काफी सबूत मिले हैं। इस संगठन पर बहुत समय पहले ही बैन लग जाना चाहिए था। करीब 2 दर्जन राज्यों में पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों की पहुंच रही है। विदेशी खुफिया एजेंसियां ऐसे संगठनों को ही मोहरा बनाकर देश में तोड़फोड़ की साजिश रचती हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का उदाहरण सामने है। पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत के खिलाफ इस संगठन का जमकर इस्तेमाल किया। हिजबुल मुजाहिदीन को भारत ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ सहित अमेरिका भी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। इस संगठन की कमान सैयद सलाउद्दीन के हाथ में है, जो पाकिस्तान में बैठकर अपनी आतंकी गतिविधियों का संचालन करता है। इन सब के मद्देनजर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी था। एनआईए में कई वर्षों तक सेवाएं देने के बाद अपने मूल कैडर में लौटे एक आईपीएस अधिकारी का कहना है कि संगठन में हर चीज के एक्सपर्ट बैठे हैं। टारगेट किलिंग हो या सांप्रदायिक विवाद कराना, ऐसे संगठनों के लिए बहुत आसान है। पीएफआई के पास विस्फोटक तैयार करने वाले लोगों की एक टीम है। अगर ईडी ने कोर्ट में ये कहा है कि ये संगठन पीएम पर हमले का प्लान बना रहा था, तो ये गलत नहीं है। ऐसे लोग किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। अगर गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में पुलिस इस संगठन के लोगों को गिरफ्तार करती है, तो उनकी पैरवी के लिए वकीलों की लाइन लग जाती थी। 2-3
वर्ष में यह भी देखने में आया कि पीएफआई को विदेश से मिल रही फंडिंग का तरीका भी बदल गया था। जांच एजेंसियों से बचने के लिए सामान्य समूहों और लोगों के खातों में पैसे आ रहे थे। इसके लिए कई मुखौटा समूह या कंपनी भी तैयार की गई। आईएसआईएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से पीएफआई का मेल जोल काफी ज्यादा बढ़ गया था। संगठन के कुछ सदस्यों ने आईएसआईएस ज्वाइन भी कर लिया। आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग की बात होने लगी। बाद में यह साबित हो गया कि पीएफआई और उसके संगठन सार्वजनिक तौर पर एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते रहे हैं। यह संगठन अपने एक गुप्त एजेंडे के आधार पर समाज के एक वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर कर रहा था। इसके सदस्य देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि पीएफआई की हरकतें देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। पीएफआई कई तरह के आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है। बाहरी स्रोतों के प्रावधान और वैचारिक समर्थन के बल पर यह संगठन देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इस संगठन के कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों से जुड़ रहे हैं। इसके सदस्य सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भाग ले चुके हैं। इन जगहों पर पीएफआई के कई सदस्य मारे भी गए हैं। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन आपराधिक षड्यंत्र के तहत भारत के अंदर और बाहर से धन एकत्रित कर रहे हैं। एनआईए और सहयोगी एजेंसियों की छापेमारी के बाद सरकार ने इस संगठन को बैन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार में कई मंत्री पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएफआई के संदर्भ में कहा कि केरल आतंकवाद और कर्ज जाल का गढ़ बन गया है। केरल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। यहाँ पर जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें वाम सरकार का मौन समर्थन हासिल है। अब समय था इस पूरे प्लान को जमीन पर उतारने का। 21 सितंबर को डोभाल ने सभी अधिकारियों को 22 सितंबर की सुबह ही एक्शन का आदेश दे दिया था। सुबह होते ही एनआईए और ईडी की टीमों ने 15 राज्यों के 150 से ज्यादा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ये पीएफआई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इसके बाद केरल से पीएफआई के 22, महाराष्ट्र से 20, कर्नाटक से 20, तमिलनाडु से और 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश में 5, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, दिल्ली से 3 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में आंकड़ों को देखें तो 22 सितंबर को पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आपको बता देते हैं कि केंद्रीय एजेंसी ने 27 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ दूसरी बड़ी छापेमारी की। यह छापेमारी 7 राज्यों में हुई और 230 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया। इस छापेमारी में कर्नाटक में सर्वाधिक 80, यूपी में 57, असम और महाराष्ट्र में 25-25, दिल्ली में 32, मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।